नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IRFC के IPO के बारे में, जो जनवरी में आने की पॉसिबिलिटी है। अभी इसका ऑफिशियल डेटा नहीं आया है, पर कुछ कैलकुलेशन से मैंने कुछ डेटा निकाला है और कंपनी के बारे में थोड़ा हम जान लेंगे पहले से ही। बाद में जो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाएगा कौन सी डेट से, वो सब मैं इस चैनल में आपको बता दूंगा। पर और अगर आप इस चैनल में नए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर से दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में हम जानेंगे। 1986 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी। IRFC जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जिसका 100% स्टेक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। और IRFC जो है प्राइमरीली जो इसका बिजनेस है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में जो भी आते हैं उनको फाइनेंस करना है। तो फाइनेंस किस चीज़ों के लिए करती है? तो जो रोलिंग स्टॉक्स रहते हैं, वैगन्स, ट्रक्स, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स रहते हैं, लोकोमोटिव्स, कोचेस रहते हैं, तो ये सब चीज़ों को फाइनेंस करती है। और इसका इंप्रूवमेंट करना है, एक्सपांशन करना है, एसेट मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए भी ये कंपनी फाइनेंस करती है। और ये जो है फाइनेंशियल लीजिंग मॉडल फॉलो करती है, जिसमें 30 सालों के लिए ये कंपनी जो लोन है वो देती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को। 2019 में जो एक्सपेंडिचर किया था रेलवे ने, वो अराउंड 1300 बिलियन का था। 1300 बिलियन मतलब कि हो गया 1,33,000 करोड़। इतना इन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया था, उसमें से अराउंड 40% यानी कि 52,000 जितना अमाउंट जो है वो फाइनेंस किया था IRFC ने। तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और रेलवे जो है अगर एक्सपांड होता रहा तो IRFC के लिए बहुत ही अच्छा एक इंडिकेशन है। तो ये जो रोलिंग स्टॉक्स है उसका थोड़ा मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से रोलिंग स्टॉक्स जो रेलवे में रहते हैं उनको ये कंपनी फाइनेंस करती है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लोकोमोटिव्स हो गया, और कोचिस है, वैगन्स आप देख सकते हैं, और ट्रक्स आप देख सकते हैं, और कंटेनर, क्रेन्स और ट्रॉलीज। तो ये सब रोलिंग स्टॉक्स हो गए। बाकी दूसरे भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये कंपनी फाइनेंस करती है। और ये जो पैसे कहाँ से लाती है? कोई भी NBFC है, कहीं से फंड रेज करेगी, किसी दूसरे आदमी को कुछ अपना मार्जिन रख के पे करती है। जैसे कि बजाज फाइनेंस है, आपको अप्लायंसेस खरीदने में हेल्प करती है, तो कहीं से पैसे लाती है, आपको थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट पे आपको दे देती है। तो वैसे ही जो IRFC है वो एक बॉन्ड के जरिए 7% के आजू बाजू उसका इंटरेस्ट रेट के हिसाब से पैसे कलेक्ट करती है, और वो रेलवे को प्रोवाइड करती है अपना कुछ मार्जिन रख के। जैसे कि 7.5% पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दे दिया, कुछ उनका एक्सपेंडिचर है उसके लिए। तो आप ये बिजनेस मॉडल यहाँ पे देख सकते हैं। और कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ अगर इस कंपनी का देखें तो स्ट्रेटेजिक रोल इन इंडियन रेलवे ग्रोथ। तो रेलवे की जैसे ग्रोथ होगी तो IRFC का भी ग्रोथ उसमें होगा। और साउंड क्रेडिट रेटिंग, तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि ये मेनली जो कलेक्ट कर रही है वो बॉन्ड से कलेक्ट कर रही है। तो बॉन्ड जो है वो बहुत ही इंस्ट्रूमेंट जो है सिक्योर माना जाता है। और क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को दे रही है, गवर्नमेंट को दे रही है, तो पैसे भी टाइम से इनको मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा सेफ है। तो इसको अच्छा सा रेटिंग क्रिजाल ने दिया है, ट्रिपल ए रेटिंग दिया है। और इकरा जो है उसने भी ट्रिपल ए रेटिंग दिया है। तो क्रेडिट रेटिंग जो है NBFC का है बहुत ही अच्छा है। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ बोरोविंग ये इनकी स्ट्रेंथ है। और क्योंकि ये ज्यादा अमाउंट में स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, साउंड एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, एसेट और लायबिलिटी में ये कंपनी बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रही है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है। तो कंपनी के कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ हमने देख लिए है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है फाइनेंस, तो ऐसा इसका कोई पीयर्स अभी तो मार्केट में लिस्टेड पीयर्स ये कंपनी का नहीं है अभी कोई। जैसे कि IRCTC का था, वैसे ही ये जो कंपनी है इसका कोई लिस्टेड पीयर्स नहीं है। तो अगर कंपनी का प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर क्योंकि 100% अभी गवर्नमेंट के पास है, तो प्रमोटर अभी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आ जाते हैं कंपनी का फाइनेंशियल पे। तो कंपनी का फाइनेंशियल हम देखेंगे, पर अभी प्राइस जो है इस कंपनी का IPO कौन से प्राइस पे आ रहा है वो अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। कुछ कैलकुलेशन मैंने किया है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको 40 रुपीज के प्राइस का बता रहा हूँ। अराउंड 40 से 50 रुपीज के प्राइस पे आ सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। कुछ अलग प्राइस भी हो सकता है। ये जस्ट डेटा जो है कैलकुलेशन के लिए यूज किया है मैंने। तो आप देख सकते हैं 40 रुपीज का प्राइस मैंने लिया है, और 375 रुपीज का अराउंड लोड साइज है। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू
मतलब कि जो सेल्स कर रही है कंपनी, जो जो ये लैंड पे दे रही है, तो हर साल वो 17 से इंक्रीज हो रहा है। 17 में अराउंड 80,000 मिलियन था, ये डेटा जो है मिलियन में है। और आप देख सकते हैं इंक्रीज होके अभी जो मार्च 19 तक का डेटा हमारे पास है, जो अराउंड 1,11,000 मिलियन, मतलब अराउंड सालाना CAGR 12 या 13% से इंक्रीज हुआ है। तो रेवेन्यू अराउंड 13% से इंक्रीज हुआ है। तो अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं अराउंड 9% से बढ़ा है। 921 करोड़ का प्रॉफिट था 2017 में, और वो इंक्रीज होते होते अराउंड 2250 करोड़ का आजू बाजू प्रॉफिट 2019 में दिख रहा है। तो सितंबर 2019 तक का डेटा अवेलेबल था, उसके हिसाब से मैंने अराउंड एक्सपेक्टेड 2020 का डेटा लिख के यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट कैप निकल के आ रहा है अराउंड 41,000 करोड़ का आ रहा है। और आप देख सकते हैं प्रॉफिट EPS इस कंपनी का अराउंड 2.5 रुपीज आ रहा है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 15 के आजू बाजू आ रहा है 40 रुपीज के प्राइस पे। अगर प्राइस इंक्रीज करके 15 का भी बहुत ही कम मैं समझ रहा हूँ, अराउंड 40 रुपीज पे आएगा तो अराउंड 15 का PE है। तो अगर इस कंपनी का प्राइस ज़्यादा प्राइस पे IPO आता है तो PE भी बढ़ जाएगा। और क्योंकि EPS मैंने एक्सपेक्टेड लिया है, 2020 का डेटा नहीं है, तो अगर 2020 का ऑफिशियल डेटा डिक्लेयर करते हैं उसमें कुछ EPS अलग निकल के आता है तो प्राइस EPS PE भी चेंज हो सकता है। तो आपको पता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो रहता है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो प्राइस है और अर्निंग है। क्योंकि दोनों डेटा अभी अवेलेबल नहीं है तो ये एक्सपेक्टेड डेटा है। 2019 का आप कंपेयर कर सकते हैं, तो 40 रुपीज़ के प्राइस पे इसका PE जो निकल के आ रहा है वो 18.31 आ रहा है। क्योंकि मैंने 40 रुपीज़ का प्राइस एक्सपेक्ट किया है, तो आप देख सकते हैं ये अराउंड 5,628 करोड़ का IPO हो सकता है, और उसमें से रिटेल इन्वेस्टर 35% अलोकेशन रहेगा, 15% रहेगा नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, और QIBs को रहेगा 50%। प्रमोटर होल्डिंग अगर इस कंपनी का देखें तो प्रमोटर अभी 100% गवर्नमेंट के पास है। प्रमोटर होल्डिंग जो है 100% है, जो इस IPO के बाद रिड्यूस होकर हो जाएगी 86.36%, जो कि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से और भी 11% ज़्यादा है। तो यानी कि इसको और रिड्यूस करना पड़ेगा 12% से, तब जाके सेबी का गाइडलाइन मीट होगा। तो ये आने वाले एक साल में या कुछ समय में ये 86% का और रिड्यूस कर सकते हैं 75%। और आप देख सकते हैं पब्लिक शेयर होल्डिंग जो है 13.64% है। तो कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कर्जा कितना है, वो अगर देखें तो 1,84,631 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है। इसके कंपैरिजन में अगर इक्विटी देखें तो इक्विटी है 23,800 करोड़ का, तो बहुत ही कम इक्विटी है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो जनरली बैंक्स रहते हैं, फाइनेंस की कंपनी रहती है, NBFC रहती है, उसका डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही ज़्यादा ही रहता है। तो बजाज फाइनेंस का अराउंड 5 का डेट टू इक्विटी रेशियो है। वैसे ही जो यहाँ पे 7.76 है, तो अगर फ्यूचर में और भी कम रहेगा तो ज़्यादा बेटर है। मतलब कि, और क्योंकि ये जो काम कर रही है वो गवर्नमेंट के साथ कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ कर रही है, तो डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम है, NPA की चांसेस बहुत कम है। तो मेरे ख्याल से डेट टू इक्विटी रेशियो इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। कुछ ना कुछ मार्जिन लेके रेलवेज को देते हैं, तो रेलवे तो मेरे ख्याल से पैसे तो दे ही देगी। तो आई थिंक डेट टू इक्विटी रेशियो इसके लिए मैटर तो ज़्यादा नहीं करता है। पर फिर भी अगर कोई ऐसा टाइम आता है जिसमें कंपनी को रेलवे को प्रॉब्लम होता है, तो उस टाइम पे इस कंपनी को भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस इशू के। तो कंपनी जो है, कंपनी का इक्विटी कैपिटल बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहती है। जैसे कि आपको पता है कि 600 करोड़ आजू बाजू ये 6,000 करोड़ जो है कंपनी जुटा रही है इस IPO में। उसमें से कुछ प्रमोटर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, कुछ जो है फ्रेश इशू है। तो फ्रेश इशू में से जो भी पैसे आएंगे वो कंपनी को मिलेंगे, ऑफर फॉर सेल जो रहेगा उसमें प्रमोटर को जाएगा। तो जो भी फ्रेश इशू से पैसे आ रहे हैं वो कंपनी अपने पास रखेगी, उसको वो जो पैसे मिलेंगे उसको कंपनी दूसरी जगह पे यूज़ कर सकती है। और एक्सपेक्टेड डेट्स जो मेरे पास है, कुछ सोर्सेज से पता चली है, उसको मैं बता देता हूँ आपको। तो 8 जनवरी को प्राइस बैंड अनाउंस हो सकता है, और 12 तारीख को एंकर इन्वेस्टमेंट लिस्ट, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है जो इंटरेस्टेड है इस कंपनी को बाय करने में, उसकी लिस्ट जो है
वो 12 जनवरी को आ सकती है। 13 जनवरी को ये ऑफर ओपन हो सकता है। 15 जनवरी को ये ऑफर क्लोज हो जाएगा, 3 दिन रहता है। तो 20 जनवरी को बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, 21 जनवरी तो ये 25 तारीख के आजू बाजू 25 जनवरी को ये लिस्ट होने का पॉसिबिलिटी लग रहा है। तो ये जो आईपीओ है, कुछ लोग आईआरसीटीसी के आईपीओ से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्यों इसको नहीं कंपेयर करना चाहिए उसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि आईआरसीटीसी आईपीओ जो था, आईआरसीटीसी आईपीओ का साइज जो था अराउंड 7 टाइम्स कम था। मतलब ये 5000 करोड़ का आईपीओ है, मोर देन 5000 करोड़, और आईआरसीटीसी का आईपीओ जो था 700 करोड़ का था। तो ये आप साइज डिफरेंस ही देख सकते हैं, कहाँ 700 करोड़ का आईपीओ, कहाँ 7000 करोड़ का आईपीओ या 5000 करोड़ का आईपीओ। और प्रमोटर को और भी 11% स्टेक्स बेचने हैं, उसमें भी बेचने थे, तो इसमें भी 11% स्टेक्स जो है बेचने हैं। 75% से कम करने के लिए सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से इसको और भी बेचना पड़ेगा। तो अट्रैक्शन ऑफ दिस आईपीओ डिपेंड्स ऑन प्राइस। तो जाहिर सी बात है कि प्राइस अगर अच्छा नहीं है तो फिर कोई भी आईपीओ आ जाए, मतलब प्राइस ही अच्छा नहीं है तो फिर उसको इतना अट्रैक्शन क्यों मिलेगा। तो दूसरा फोर्थ पॉइंट ये है कि आईआरसीटीसी का जो आईपीओ था, आईआरसीटीसी जो कंपनी है वो डेट फ्री कंपनी है, उसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। तो आरओई भी आईआरसीटीसी का बहुत ही अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आईआरसीटीसी का बहुत ही अच्छा है, अराउंड 30% के आजू बाजू आरओई है। तो ये सब जो है आईआरसीटीसी का बात थी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये आईपीओ आ रहा है, सब 40 रुपये में, वो 320 पे आया था और 2000 तक गया था, ठीक है, तो इतना ज़्यादा अगर रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो ये आई डोंट थिंक, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि आईआरएफसी इतना ज़्यादा मतलब वेल्थ बना के दे सकता है।